हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणव आशुतोष एक बार फिर से आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। कल हमने बात की थी कि हमारा टॉपिक चल रहा था साझेदारी संलेख के अभाव में क्या क्या नियम लागू होते हैं, उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। इसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी कि साझेदारी में साझेदारों के जो पूंजी खाते होते हैं वो किस विधि द्वारा रखे जाते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। दो विधियाँ थी, स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। इन दोनों के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। इसके आगे अब जो टॉपिक आता है वो है कि साझेदारी जब वर्ष पर्यंत चलती रहती है तो वर्ष में जो उसने लाभ कमाए होते हैं उन लाभों का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। तो इन लाभों का विभाजन करने के लिए साझेदारी में एक खाता खोला जाता है जिसका नाम होता है लाभ हानि नियोजन खाता। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी इसे हम कहते हैं। ये एक नाम मात्र प्रकृति का खाता होता है और नाम मात्र प्रकृति के खातों की एक खास विशेषता होती है कि इसमें समस्त आय एवं लाभ को क्रेडिट किया जाता है एवं समस्त हानियों एवं व्ययों को डेबिट किया जाता है। अब हम इसके फॉर्मेट पर आते हैं। आपको स्क्रीन पर इसका फॉर्मेट दिखाई देगा। जैसा कि मैंने अभी इसकी विशेषताएं बताई थी उसी प्रकार से इसके क्रेडिट पक्ष में जो पहली मद है वो है बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट, यानी कि वर्ष पर्यंत व्यापारिक फर्म ने जो भी लाभ कमाया है वो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद दूसरी मद यहाँ पर आ रही है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर साझेदारों से हमने उनके द्वारा किए गए आहरण पर कोई ब्याज वसूला है तो वो फर्म के लिए आय का स्रोत होती है, इसलिए उसे हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद हम डेबिट पक्ष में चलते हैं। डेबिट पक्ष में पहली मद है टू P&L अकाउंट लॉस, यानी कि अगर व्यापारिक फर्म को वर्ष पर्यंत कार्य करने पर हानि हुई है तो हम उस हानि को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके बाद मद आ रही है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर साझेदारों को आपने उनकी पूंजी पर किसी प्रकार का कोई ब्याज दिया है तो साझेदारी फर्म के लिए ये हानि या खर्चा होती है, इसलिए इसे यहाँ पर डेबिट पक्ष में दर्शाया गया है। इसके बाद टू पार्टनर सैलरी, अगर उन्हें किसी प्रकार का कोई वेतन दिया गया है तो जिस पार्टनर को जितना वेतन दिया गया है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। टू पार्टनर्स कमीशन, अगर पार्टनर को किसी प्रकार का कमीशन दिया गया है तो उसे यहाँ पर लिखा जाता है। और अगर लाभों का हिस्सा अगर लाभों का हिस्सा आपने किसी रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है तो वो यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद हमें एक चीज़ देखनी होती है, क्रेडिट पक्ष का टोटल और डेबिट पक्ष का टोटल लगाकर देखना होता है। अगर क्रेडिट पक्ष का टोटल ज़्यादा है डेबिट पक्ष से तो जो बैलेंस अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा और उसमें नीचे लिखना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है जिसे सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से ज़्यादा होता है तो जो बैलेंस अमाउंट निकल कर आता है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट शेयर ऑफ लॉस, और इसे सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। ये बात हो गई P&L अकाउंट के फॉर्मेट की, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट की। और इसे वर्ष के अंत में जब फर्म के खाते बंद करने वाले होते हैं, जब लाभ हानि निकल कर हमारे सामने आ जाता है तो हम बनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल एक होता है कि लाभ का नियोजन किस प्रकार से किया जाए, लाभों का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। अब प्रश्न में आपको दो प्रकार से सवाल दे सकता है। अगर प्रश्न में आपके सामने ये आता है निकल कर कि किसी मद को चार्ज करने के पश्चात लाभ दिए हैं आफ्टर चार्जिंग, तो आपको उस मद का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं करना है। लेकिन अगर आपको प्रश्न में ये कह दे कि मद को चार्ज करने के पूर्व के लाभ यानी कि बिफोर चार्जिंग दिए हैं तो उसे आपको लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाना पड़ेगा उस मद को। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो प्रविष्टियाँ होती है, ये जो व्यवहार होते हैं, इनको हम किस प्रकार से रोजनामचा या जनरल में प्रविष्टियाँ करेंगे। तो यहाँ पर कई सारी प्रविष्टियाँ हैं। पहली है पूंजी पर ब्याज लगाने के लिए, इसके लिए दो प्रविष्टियाँ हैं। आहरण पर ब्याज वसूल करने के लिए दो प्रविष्टियाँ हैं। इसके अलावा साझेदारों को देय वेतन बोनस कमीशन, इसके लिए दो प्रविष्टियाँ हैं। और तीन प्रविष्टियाँ अलग है जिसमें से पहली है जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए, इसके बाद लाभों के बंटवारे के लिए और हानियों के बंटवारे के लिए दो प्रविष्टियां हैं। तो कुल मिला के 9 प्रविष्टियां आपके सामने हैं। पहली प्रविष्टि की मैं बात करता हूं, पूंजी पर ब्याज लगाना। इसके लिए आपको प्रविष्टि करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट।
ये तो पूंजी पर ब्याज लगाने की प्रविष्टि है, और जब आप इस ब्याज की राशि को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करेंगे तो आप प्रविष्टि करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद इन दोनों को मिलाकर आप एक प्रविष्टि भी बना सकते हैं। दोनों को लिखकर जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा हमारा जो दिया हुआ है व्यवहार वो है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज लगाने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इसे जब आप P&L एप्रोप्रिएशन में हस्तांतरित करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रविष्टि करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा तीसरी प्रविष्टि जो है साझेदारों को वेतन, बोनस या कमीशन देने के लिए पार्टनर्स सैलरी या बोनस या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और इसको जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हस्तांतरित करेंगे तो उसके लिए आपको प्रविष्टि करनी पड़ेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या बोनस या कमीशन। इसके बाद सातवीं प्रविष्टि हमारे सामने है जनरल रिजर्व प्रॉफिट को जनरल रिजर्व या सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित करने पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट या रिजर्व फंड। इसके बाद आठवीं प्रविष्टि है लाभों को साझेदारों में वितरित करने पर। जो लाभ हमारे पास बचे हुए हैं ये सब मदें घटाने के बाद जो लाभ बचा हुआ है उसे साझेदारों में बांटने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और हानि को जब साझेदारों में बांटा जाता है तो उसके लिए प्रविष्टि की जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आपके सामने जो 9 प्रविष्टियाँ अभी मैंने आपको बताई हैं ये आपको अपने रजिस्टर में 3 बार लिखनी है अलग अलग पेज पर, यानी कि 9 × 3 = 27, 27 बार ये प्रविष्टियाँ आपको लिखनी है, तो आपको ये थोड़ी याद हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जब पूंजी पर ब्याज का लेखा किया जाता है या कैलकुलेशन की जाती है तो उसको कैलकुलेट करने के दौरान क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो पहला बिंदु आता है साझेदारी संलेख में उल्लेख होने पर ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। अगर आपको साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो आप पूंजी पर ब्याज नहीं प्रोवाइड करेंगे साझेदार को। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है पूंजी पर ब्याज की गणना किसके आधार पर की जाएगी? समय के आधार पर। जितने समय के लिए आपने पूंजी लगाई है, यानी कि साझेदार ने जितने समय के लिए व्यापार में अपनी पूंजी लगाई है उतने समय के लिए उसको ब्याज दिया जाएगा, अगर साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है तो। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं कि पूंजी पर ब्याज पूंजी के प्रारंभिक शेष पर दिया जाएगा। अगर आपको प्रश्न में पूंजी का अंतिम शेष दिया गया है तो आपको एक फॉर्मूले की मदद से प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी पड़ेगी और उस पर पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपने वर्ष के दौरान, यानी कि साझेदार ने वर्ष के दौरान कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो उस पर उतने ही समय के लिए ब्याज दिया जाएगा जितने समय के लिए वो अतिरिक्त पूंजी व्यापार में रही। उदाहरण के लिए जैसे हम मानते हैं कि हमारा जो लेखांकन वर्ष है फर्म का वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च और साझेदार ने 1 अक्टूबर को व्यापार में अतिरिक्त पूंजी लगाई है, तो उस पर ब्याज की गणना कितने महीनों के लिए की जाएगी? अक्टूबर से और मार्च तक के पीरियड के लिए, जब तक वर्ष का अंत हुआ तब तक वो पूंजी व्यापार में रही, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने के लिए इस पर ब्याज की गणना की जाएगी। इसके बाद एक बात निकल कर यहाँ पर सामने आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के लिए व्यय होता है और साझेदार के लिए वो आय होती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए आय का स्रोत होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए सूत्र क्या है। तो ब्याज की गणना के लिए सूत्र वही है जो आपने 10वीं तक कक्षा में पढ़ा था, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 इंटू 12। लेकिन बस यहाँ पर हमारे सामने पूंजी की गणना करनी है, इसलिए हम मूलधन की जगह पूंजी लिख देंगे। तो हमारा सूत्र हो जाएगा पूंजी इंटू ब्याज दर इंटू समय बटे 100 इंटू 12। ये सामान्य विधि का सूत्र है, और अगर गुणनफल विधि के द्वारा आप गणना करेंगे तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा गुणनफलों का योग इंटू ब्याज दर बटे 100 इंटू 12। इसके लिए अब आपको एक चीज़ करनी है, उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 आपको हल करके देखना है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप उससे मुझे अवगत कराएं, मैं आपकी उस समस्या का निराकरण कर दूंगा। ये बात हो गई आज का, मेरे हिसाब से ये बहुत हो गया है।
अब एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि इसे आप प्रॉपर रिवाइज़ करते रहें और टाइम टू टाइम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।